हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, क्योंकि अब त्यौहार था, त्यौहार का निपट चुका है। अब उसके आगे हम लोग फिर लगातार अपनी तैयारी जारी रखेंगे, क्योंकि जो परीक्षा की तिथि दे रखी है, संभावित तिथि, उन्हीं के आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय में क्या किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और उच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और उनकी योग्यताओं के बारे में बताया था। सबसे लंबा कार्यकाल हमने बताया था, सबसे छोटा कार्यकाल बताया था, और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, इनके सब पर हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, थोड़ा रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे इसके पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको बताया न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया था। तो योग्यता क्या है, अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश की योग्यताओं का उल्लेख कर रखा है। अब इसमें उल्लेख में क्या है, भारत का नागरिक हुआ, ये तो सभी के लिए अनिवार्य है। दूसरा, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिवक्ता हो। ठीक है, या 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। फिर क्या, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा कानून का विधिवेता हो, कानून को जानने वाला हो अच्छी तरीके से। ठीक, फिर ये हो गया आपका। फिर इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि इंदु मल्होत्रा पहली एवं एकमात्र महिला थी जो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने बिना जज बनी थी हाईकोर्ट की। ठीक है, क्यों, इंदु मल्होत्रा क्या थी, पहली एवं एकमात्र महिला थी जो किसी भी उच्च न्यायालय में जज न्यायाधीश बने बिना, मतलब न्यायाधीश नहीं बनी थी, सीधे क्या बनी थी, हाईकोर्ट में जज बनी थी। क्लियर, कौन, नाम याद रखो, इंदु मल्होत्रा। फिर क्या हुआ, मुखर्जी जो लोग आप पढ़ते हो, हीरालाल जेकानिया वो, तथा सब्यसाची मुखर्जी। तो हरिलाल जेकानिया इनका सही नाम है, हरिलाल जेकानिया, और सब्यसाची जे मीन्स जयकुंड दास, ठीक, मुखर्जी सर, ये मुख्य न्यायाधीश ऐसे थे जिन्होंने पद पर रहते क्या किया था, इनका निधन हो गया था, इनका पद पर रहते निधन हो गया था। ठीक, फिर क्या है, बीजन कुमार मुखर्जी और के सुब्बा राव तथा आर एस पाठक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने पद पर रहते इस्तीफा दिया था। कौन का, पद पर रहते निधन 2 लोगों को हुआ था, हीरालाल जेकानिया और सब्यसाची। ठीक, फिर बीजन कुमार, के सुब्बा राव, आर एस पाठक ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने पद पर रहते इस्तीफा दिया। ठीक, फिर क्या, वाई चंद्रचूड़, ये सबसे लंबा कार्यकाल रख रहे हैं, 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था 7 वर्षों तक। और यहीं पर लंबा हो गया तो छोटे की बात होनी चाहिए, सबसे कम या छोटा कार्यकाल किसका था, 22वें मुख्य न्यायाधीश बने थे कौन, कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन था। कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन इनका कार्यकाल था। वर्तमान में कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये 50वें नंबर में। तो इस प्रकार से ये तो रिवीजन हुआ, अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बात देखते हैं। हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं हम आगे जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 में दे रखा है। अनुच्छेद 124 में दे रखा है, और किसके कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर क्या करता है, या परामर्श से क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 124 में कभी कभी ये पूछ ले देता है कि हम लोग तो ये जानते हैं कि 124 में उच्चतम न्यायालय दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान भी किसमें दे रखा है, 124 में ही। राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। क्लियर। अब इसके बाद एक केस हुआ था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। इसमें क्या हुआ था, ये प्रावधान किया गया था, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है इसे फर्स्ट जजेस के केसेस के नाम से जाना जाता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट जजेस केसेस के नाम से किसे जाना जाता है, उसमें सारे ऑप्शन दे रखते थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, दूसरा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 19, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे। तो आपको न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में फर्स्ट जजेस केस किसे कहा गया, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। क्लियर। अब इसके बाद एक और केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स बनाम भारत संघ, ठीक, एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 में। इसे सेकेंड जजेस केस कहा गया था, उसे फर्स्ट कहा गया था 1982 में, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में था, इसे सेकेंड कहा गया था। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसके अंतर्गत कॉलेजियम व्यवस्था,
कॉलेजियम व्यवस्था जो बहुत ही चर्चा में रहती है, कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित की गई थी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था किसके अंतर्गत स्थापित की गई, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इसमें कॉलेजियम व्यवस्था में 1+2, एक मुख्य न्यायाधीश 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। इसे सेकेंड जजेस केस कहा गया, इसे सेकेंड जजेस केस के नाम से जाना गया। ठीक, तो फर्स्ट में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस आपकी कॉलेजियम व्यवस्था 1993 में जो इसके अंतर्गत हुआ था। ठीक, अब क्या हुआ, उच्चतम न्यायालय जो है वो मुख्य न्यायाधीश एक थे, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, यहाँ पे लिख लो पूर्व न्यायाधीश, उनका नाम क्या था, एम.एन. वेंकट चलैया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम.एन. वेंकट चलैया। इनकी अध्यक्षता में 2002 की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो आप बताएंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकट चलैया के अंतर्गत की अध्यक्षता में 2002 में क्या किया गया था, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। क्लियर। अब इसके बाद क्या था, 2002 में दिए गए इसका निर्णय आया भाई, 2002 में इसका निर्णय आया। अब निर्णय क्या हुआ, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई, NJAC, इसको लिख लीजिए NJAC। ठीक, इसे क्या कहते हैं, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत, जो वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग गठन हुआ था, उसने अपने निर्णय दिया 2002 में, और क्या निर्णय दिया कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो इसी को आधार मानते हुए 120वां संविधान संशोधन लाया गया, 120वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लोकसभा में रखा गया। ठीक, किसके लिए, न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के लिए, लेकिन पारित नहीं हुआ, लाया तो गया लेकिन पारित नहीं हुआ। फिर अगस्त 2014 में क्या हुआ, 121वां संविधान संशोधन विधेयक आया, भाई ये वाला पारित हुआ नहीं। फिर 2014 में वो 120वां था, 121वां लाया गया। तो 1 जनवरी 2015 को इसे 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू कर दिया गया। ठीक है, जो 121वां था इसे 1 जनवरी 2015 को 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू किया गया। किसके रूप में, 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू किया गया। अब इसके अनुसार निम्न अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे 99वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ विधेयक, फिर उसके अंदर 124A, 124B, 124C जोड़ा गया, 3 ये क्लास जोड़े गए 124 में। तो 124A में क्या था, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना का उल्लेख किया गया। अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 5 वरिष्ठ न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 5 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ठीक है, क्लियर, ये हो गया इसमें। अब इसमें बताया गया विधि मंत्री भी होगा, और जो विधिवेता होगा, जो कानून का अच्छा विधिवेता होगा, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब दूसरा है 124B, 124A क्लियर हुआ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना का उल्लेख इसमें 124A में। 124B में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों का उल्लेख है 124B में। ठीक, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में और उनके स्थानांतरण के संबंध में इसका उल्लेख है। ठीक है, 124B में। ठीक, कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी और स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, 124B में है। अब 124C मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस आयोग के संदर्भ में विधि बनाने की जो जिम्मेदारी होगी वो संसद की होगी। इस आयोग के संदर्भ में विधि बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, संसद की होगी। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 124A, B और C। ठीक, तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, इसका मामला 1993 में आया था। इसमें कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई थी 1+2 के आधार पर। फिर इसी के आधार पर इसी ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन
बनाम भारत संघ कब इसका बाद में निर्णय आया 2015 में। जब 2015 में निर्णय आया 16 अक्टूबर 2015 को, तो 99 संविधान संशोधन था उसे रद्द कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अब इसे फोर्थ जजेस केस के नाम से जाना गया। इसे फोर्थ जजेस केस के नाम से जाना गया। इतिहास में पहली बार कोई पूर्णतः संविधान संशोधन रद्द किया गया। पुनः कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई। पुनः कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई। ठीक, फिर क्या है 125 अनुच्छेद देख लीजिए। ये तो 124 के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम हुआ थे। अब 125 में क्या हुआ? न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का जो निर्धारण है वो संसद करती है। कौन करता है? वेतन भत्ते कभी कभी पूछ सकता है, कौन करता है? संसद करती है। वेतन एवं पेंशन कहां से दी जाएगी? संचित नीति से, भारत की संचित नीति से। आपको बताना संचित नीति संविधान के किस अनुच्छेद में। ठीक, फिर न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन सेवानिवृत्त का काल कितना है? 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।